हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद भी देश की अभी जो वर्तमान स्थिति है वो इतनी खतरनाक है कि अगर आप किसी वर्ग के अच्छे के बारे में कोई भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको गलत ही समझा जाता है। हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण इतना हो चुका है कि आप अच्छी बात भी करने की कोशिश करते हैं तो उस बात को सुने और समझे बिना उसके बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं इस तरीके से दी जाती हैं जैसे कि कहीं तानाशाह के द्वारा कोई आदेश यहाँ पे जारी किया जा रहा हो। आज़ादी का एक बहुत लंबा समय हुआ और उसके बाद हमारे देश की कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो आज भी अपरिवर्तनीय हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। एक तरफ हम लोग देखते हैं कि नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम में 0% पर भी सिलेक्शन हो रहे हैं। कुछ टाइम पहले ही आपसे डिस्कशन किया गया था कि जो नीट पीजी है उस नीट पीजी में कुछ विशेष तबकों के लिए माइनस मार्किंग में भी कॉलेज अलॉट हो रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं। और एक तरफ आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं एक बच्चा ऐसा है जिसने 90 के आसपास परसेंटाइल हासिल किया लेकिन उसके बाद भी उसका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं हुआ। एक बहुत लंबी लड़ाई हाई कोर्ट में लड़ने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाई कोर्ट जो कानूनी व्यवस्था के सोपान में द्वितीय स्तर पर है और माना जाता है कि उनके पास अपनी स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन राज्य सरकारों के दबाव में इतने रहते हैं कि कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे राज्य सरकारें आहत हों। इसका एक मामला नहीं है, इसके ढेर सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे। फिर थक हार कर जब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ता है तो वहाँ से एक न्याय की उम्मीद रहती है। ये जो कहानी है एक 19 वर्षीय बच्चे की है जिसने अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ी। पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सरकार को मुँह खानी पड़ी, उसके बाद भी सरकार अपने अड़ियल रवैये पर रही, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ा और फाइनली वो 19 वर्षीय बालक को सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली। और यहाँ पर आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट के, उस आर्टिकल 142 की कहानी भी आपसे डिस्कस करेंगे। समझते हैं पूरी कहानी का मसला क्या, आप एक बार खबर को देखिए। 19 साल का छात्र, सुप्रीम कोर्ट और एक ऐतिहासिक जीत। एक 19 इयर्स का बच्चा जो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अथर चतुर्वेदी वह नीट उम्मीदवार जिसे अपनी MBBS सीट के लिए खुद लड़नी पड़ी कानूनी लड़ाई। और कानूनी लड़ाई भी इस तब जब उसने 92% के आसपास मार्क हासिल किए और उसके बाद भी उसको एडमिशन नहीं मिलता है तो पहले हाईकोर्ट के पास जाता है। हाईकोर्ट आदेश देता है प्रदेश सरकार को एडमिशन के लिए, लेकिन प्रदेश सरकारों ने तो हाईकोर्ट को समझ रखा है कि यार ये है ही क्या, हमको इनकी क्यों सुनना है, क्योंकि यहाँ पे जो नियुक्ति होती हैं वो वैसे भी तो हमारे ही फेवर के लोगों की होती है ना, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इनकी बातों को नहीं सुनेंगे। फिर ये कहानी पहुँचती है कहाँ, ये कहानी पहुँचती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर वर्डिक्ट देता है। वह एक लैंडमार्क वर्डिक्ट है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सफलता नीट 24-25 में 530 नंबर मिले, 720 आउट ऑफ 720। श्रेणी EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, लक्ष्य डॉक्टर बनने का लक्ष्य था। अब इससे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उस गवर्नमेंट कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिला। EWS का जो कैटेगरी थी सरकारी कॉलेज का उसमें एडमिशन नहीं मिला, लेकिन एक सपना था कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं इन प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश जो सरकार है, इस मध्य प्रदेश सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में EWS आरक्षण नीति लागू नहीं की थी। नतीजा, योग्यता होने के बावजूद भी एडमिशन प्रक्रिया से बाहर। अब यहाँ जो लड़ाई है वो लड़ाई आरक्षण को लेकर डायरेक्टली है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि EWS आरक्षण का बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है और EWS आरक्षण को एक अनरिजर्व कैटेगरी के आरक्षण या जनरल कैटेगरी के आरक्षण के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। बट एक बात आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद भी उस बच्चे को एडमिशन नहीं मिला तो वो हाई कोर्ट के पास जाता है। देखिए पूरी कहानी समझिए। ठीक, पहली लड़ाई हाई कोर्ट में संविधान की ढाल यहाँ पे लड़ी गई। अथर्व ने किसी सीनियर वकील को नहीं चुना बल्कि खुद कानून को पढ़ा और भारत के संविधान के जो प्रावधान है 15(6) और 16(6), 103वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में 10% EWS आरक्षण अनिवार्य है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार जो अपने आप को तानाशाह से कम नहीं मानती है, उसने उस बच्चे की लड़ाई को नहीं सुना। कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी 1 साल तक, देखिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना, फिर भी वही अन्याय। 2024-25 में प्रवेश अस्वीकृत कर दिया गया। हाई कोर्ट का आदेश, ठीक है, 25-26 नीति लागू नहीं हुई।
1 साल बर्बाद। नीट रैंक कार्ड है ना, EWS रैंक 164 उनकी थी, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं मिला। सिस्टम की विफलता ने एक मेधावी छात्र का 1 साल बर्बाद कर दिया। सिस्टम किस तरीके से बच्चों को खाता है, किस तरीके से देश के फ्यूचर को खाता है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर जो अथर्व तिवारी है वो हार नहीं मानते हैं। दिल्ली दूर लेकिन न्याय नहीं, ऑनलाइन याचिका का निर्णय लिया। बार बार दिल्ली जाना महंगा और मुश्किल था, सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन याचिका दायर की, वर्चुअल माध्यम से पेश होने का फैसला किया। पिता से सलाह ली लेकिन बहस खुद करने का निर्णय लिया। और जब सुप्रीम कोर्ट में वो बहस करते हैं तो ऐसे तर्क उनके द्वारा रखे जाते हैं, आप अगर उस क्लिप को सोशल मीडिया पे देखोगे तो आपकी आत्मा को झकझोर करके रख देगा। एक बच्चा जो लगभग 164 लेकर आया है, 164 रैंक, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। एक तरफ कुछ तबके ऐसे हैं जिनको 0 नंबर पर भी पीजी में एडमिशन मिल जा रहा है। कितनी खतरनाक स्थिति है हमारे इस सिस्टम की। इस देश को बांटने के नाम पर जितना बड़ा काम अंग्रेजों ने किया, उससे भी बड़ा काम इस आरक्षण जैसी व्यवस्था ने कर दिया। आरक्षण का सिर्फ एक ही स्वरूप होना चाहिए, जो कि सामाजिक आर्थिक आधार पर हो, जाति के आधार पर नहीं। आपको मेरी बातें खराब लग सकती हैं, पर एक बात ध्यान रखिए, ये जो सिस्टम है ना, ये देश को खोखला बना रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक ढाल है। उन लोगों को कभी फायदा नहीं मिल पा रहा है जिनको एक्चुअल में इनका फायदा मिलना चाहिए। जो लोग एक बार इसका फायदा उठा चुके हैं, सिर्फ वही इसका फायदा उठा रहे हैं और बार बार खड़े होकर उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक ढाल है। एक व्यक्ति जो खेत में काम कर रहा है उसको आरक्षण का मतलब भी नहीं पता। एक व्यक्ति जो किसी के यहाँ पे मजदूरी कर रहा है उसको मतलब ही नहीं पता। हाँ, जिसके यहाँ एक बार सक्सेस मिल गई है बस वही उसको ढाल के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो अब शायद वो समय आ गया है कि रिजर्वेशन अब जाति के आधार पर नहीं होकर सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर हो, जिससे कि वो सभी तबके जो कैपेबल नहीं है उनको इसको फायदा मिले और जो कैपेबल हैं वो अपनी मेहनत के साथ यहाँ पर आगे बढ़े। अब 103 के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 103वां संविधान संशोधन। देखो, आप अगर भारत के संविधान में आरक्षण की यहाँ पे बात करते हैं तो आरक्षण को लेकर या रिजर्वेशन को लेकर ढेर सारे प्रावधान आपने पढ़े होंगे। ढेर सारे प्रावधान से आशा है क्या है सर? देखो बच्चे, अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जो 15(4) है, 15(4) में आपने रिजर्वेशन के प्रावधान के बारे में यहाँ पे बात की होगी कि जो हमारा स्टेट है, जो स्टेट के द्वारा SC, ठीक है, ST, OBC, इनके लिए विशेष प्रावधान यहाँ पे किए जा सकते हैं। जो विशेष प्रावधान है, ये विशेष प्रावधान यहाँ पे किए जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर अगर आपसे कोई बात करता है जो 15(5), ये एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात करती है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश जो है, इस प्रवेश में आरक्षण की बात करते हैं। और इसी दिशा में एक आर्टिकल और ऐड किया गया जिसको आप लोग 15(6) के नाम से जानते हैं। और 15(6) जो है ये 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया और ये बताता है कि 10% जो आरक्षण है ये EWS को दिया जाएगा। कहाँ पर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस बात को नहीं स्वीकारा, इसी कारण फिर अथर्व को कहाँ जाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अब आप जॉब के आरक्षण की बात करते हैं, ये तो बेटा एजुकेशन था। अगर हम जॉब रिजर्वेशन की बात करते हैं, जॉब या नौकरी आप इसको कह सकते हैं, तो नौकरी में भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। क्या की गई है कि जो 16(4) है, 16 का सब आर्टिकल 4, ये रिजर्वेशन की बात करता है हर तबके के लिए। OBC, SC, ST, विमेन, फीमेल रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। इसी तरीके से 16 का जो सब आर्टिकल 4 है, इसका सब आर्टिकल A, ये प्रमोशन में आरक्षण की बात करता है, किसी व्यक्ति को प्रमोशन में रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। और 16 का जो सब आर्टिकल 4 का सब क्लॉज B है, ये बोलता है कि जो बैकलॉग पद हैं, इन बैकलॉग पदों में आरक्षण के नियमों का ध्यान यहाँ पे नहीं रखा जाएगा, ठीक, याद रखना। 16 का जो सब आर्टिकल 5 है, 16 का सब आर्टिकल जो 5 है, ये कहता है कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, इन रिलीजियस इंस्टीट्यूट में अगर किसी प्रीस्ट की नियुक्ति करनी है तो रिलीजन एक, मतलब रिलीजन का नॉलेज एक ज्ञान का आधार हो सकता है। और उसी तरीके से जो 16(6) है, ये कहता है कि 10% आरक्षण EWS। अब आप इसके बारे में अपनी राय यहाँ पे दीजिएगा कि क्या ये वो समय है कि अब आरक्षण सिर्फ जाति के आधार पर होना चाहिए? क्या वो समय नहीं आ गया है कि आरक्षण में सुधार आना चाहिए और आरक्षण
अब मिलना चाहिए सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर, जो सभी को समान रूप से मिले, किसी में किसी भी जाति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। और आप ईडब्ल्यूएस आरक्षण को ही बढ़ा के जितना करना चाहते हैं कर दीजिए, 10%, 20%, 25%। बाकी सारी की सारी जो पद हैं आप उनको ओपन कर दीजिए, अनडिजर्व कर दीजिए, जिसमें हर एक बच्चा अपने तरीके से यहाँ पे फाइट कर सके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एक समझदारी भरा आंसर यहाँ पर देंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज हो चुकी है, इतनी ध्रुवीकृत हो चुकी है। वो इस क्लास को देखेगी, उसमें मेरा नाम देखेगी और टाइटल जो है उसमें सरनेम देखेगी, और उसके बाद उस पर अपनी एक पूर्व धारणाओं से ग्रसित होकर राय देना शुरू कर देगी। वो इस बात को भूल जाएंगे कि मैं लॉजिकल होने की बात कर रहा हूँ, तार्किक होने की बात कर रहा हूँ, और वो तार्किकता आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक कहानी किसकी है? ये कहानी अथर्व की है, और अथर्व एक कहानी है जिसने कोर्ट की शरण में गया, जिसको न्याय मिली। ऐसे हजारों अथर्व हर साल अपनी योग्यता का गला घोंटते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस आरक्षण में जो विसंगतियां हैं इनके कारण। कोर्ट ने फिर क्या बोला है आप इसको भी देख लीजिए। 10 फरवरी 2026 निर्णायक क्षण। माय लॉर्ड, मुझे 10 मिनट का समय चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने दिन की कार्रवाई समाप्त कर रही थी। 19 वर्षीय जो बालक है उसने जब समय मांगा, बात रखी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसने बोला कि सर मैं भावुक होकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। मैंने भावना तो बहस नहीं की है, मैंने बस कानून को जैसा है वैसा ही रखा है। अथर्व चतुर्वेदी। प्रशासनिक खामियों की सजा छात्र को नहीं मिलनी चाहिए। राज्य के अधिकारियों ने न्यायिक निर्देशों का पालन नहीं किया है। परिस्थितियां छात्र के नियंत्रण से बाहर थीं। इस तरीके के फैसले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए, और उस बच्चे को एडमिशन देने की जल्द से जल्द बोली गई है राज्य सरकार से। एक छोटे से बच्चे ने पूरे सिस्टम और पूरी व्यवस्था को हिला के रख दिया है। आप भी रख सकते हैं। हिम्मत रखिए, एक दिन सब कुछ बहुत बेहतर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। जाते जाते आपके काम की खबर है, आप अगर देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये हमारे 2027-2028 के लिए टारगेट बैचेस हैं। आप ये 26 फरवरी 2026 से शुरुआत हो रही है, इसकी भी 26 फरवरी 2026 शुरुआत हो रही है। आप इस GRS लाइव कोड का यूज़ कीजिए और इन क्लासेस में जुड़िए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टीरियोटाइप से बाहर आइए। किसी बात को बेहतर तरीके से रखने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी एक वर्ग के खिलाफ हैं या किसी एक वर्ग का फेवर कर रहे हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और बेहतर तरीके से इस पर अपना फीडबैक देंगे। हैव नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।